वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि सब जानते हैं कि बड़े दिनों से हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन हमने कहा था कि हम हिंदी व्याकरण की सभी वीडियोस एक एक करके सभी टॉपिक क्लियर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने भाषा का टॉपिक तो पढ़ लिया है, उसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ण विचार, जो हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम स्वर व्यंजन, जब तक हमें यही नहीं पता होंगे तो हम आगे के अपने सारे टॉपिक्स कैसे पढ़ेंगे। जब तक हमें स्वर व्यंजनों का ज्ञान नहीं होगा, अपनी वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं अपनी वर्णमाला। तो सबसे पहले हम सवाल है कि वर्ण होता क्या है। पाठ का नाम है हमारा वर्ण विचार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फोनोलॉजी। अब ये वर्ण विचार होता क्या है? वर्ण विचार से पहले हमें ये जानना है कि वर्ण क्या होता है। अब वर्ण क्या होता है? जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मान लीजिए आपके पास एक अक्षर आ गया है अ, ब, स, ग, आ, ई। ये सब क्या है? ये हमारे सब क्या हैं? ये सब हमारे वर्ण हैं। अब ये वर्ण अपने आप में अकेले हैं। देखिए, अकेले हैं, इनके साथ कोई शब्द नहीं जुड़ा है, कोई अक्षर नहीं जुड़ा है। तो जब ये अकेले हैं, हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, हम इनको किसी खंड में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो यही क्या है? वर्ण है। जो अकेले होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते, ये हमारी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिनके हम टुकड़े या खंड नहीं कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। अब ये जो वर्ण होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन से 3 प्रकार के होते हैं? तो आइए जान लेते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन और नंबर 3 अयोगवाह। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। आप सबने पहले भी पढ़ा है, अब हम उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी है। यहाँ पर हमें दी गई है कि स्वर की संख्या 11 होती है। जान लेते हैं कौन कौन से स्वर है हमारे पास। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। अब इसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पर व्यंजन। अब व्यंजनों की संख्या कितनी है? हमारे 33 व्यंजन दिए गए हैं यहाँ पर, जिसमें से हमारे कुछ होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं हमारे। अभी उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए जान लेते हैं हमारे कौन कौन से व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, ड़, जिसको हम क वर्ग बोलते हैं। च, छ, ज, झ, य, जिसे हम च वर्ग बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, जिसे हम ट वर्ग बोलते हैं। त, थ, द, ध, न, ये हमारा त वर्ग में आते हैं। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। य, र, ल, व, श, श, स, ह। अब यहाँ पर हमारे ये जो 2 दिए हैं, ये 2 क्या है? सबको पता है ये ड, ढ है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोलते हैं। इसको भी, इनके भी 2 एक नाम होते हैं, जिनको हम जानते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन के नाम से हम इनको जानते हैं। कभी भी आप देखिएगा, कभी भी आप पढ़ते हैं, आपने कभी देखा भी होगा, ये हमेशा बीच में लगते हैं किसी भी शब्द के। हमने कभी भी इससे कोई शब्द शुरू नहीं करा है, ये हमेशा किसी न किसी शब्द के बीच में लगते हैं। और जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है ना, वो एक थोड़ी सी मुड़ती है, बोलते हुए मूर्धा सी होकर थोड़ी सी ऊपर उठती है और फिर एकदम झटके से नीचे गिरती है। आप बोल कर देखिए, जैसे उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ कुछ शब्दों के, जैसे सड़क। अब आप बोल कर देखिए अपने ड, एकदम जीभ मूर्धा सी मुड़ी और फिर झटके से नीचे गिर गई। ऐसे ढ। अब ढ हम स्टार्ट करते हैं ढोल। अब ढ में जो ढोल ढ ढ प्रयोग हो रहा है हमारा, वो ये वाला ढ नहीं है, वो हमारा है ये ढ। अब ये है ना। अब हमने इसका प्रयोग करा पढ़ाई, बढ़ई, तो बीच में आया ये व्यंजन भी दोनों हमारे बीच में प्रयोग हुए हैं। इसलिए इन व्यंजनों को उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि यह जो व्यंजन होते हैं हमारे हमेशा शब्दों के बीच में प्रयोग होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं नीचे विशेष बात, इसमें क्या हमने समझ करी है। इसमें देखिए, सभी व्यंजन मूलतः क, ख आदि स्वर रहित होते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है कि जो हमारे व्यंजन होते हैं ये स्वर रहित होते हैं, लेकिन जिन्हें हलंत लगाकर लिखा जाता है
किंतु लिखते हुए अ आदि स्वर जोड़कर लिखा जाता है। जैसे क प्लस अ क, ख प्लस ए के। अब इसका मतलब क्या है? अब आप कहेंगे ये तो एक जो लिखा है वही पढ़ के बता दिया है ना। अब हम इसमें जान लेते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है क नीचे हलंत, ख नीचे हलंत। अब ये क्या हुआ हमारा? ये स्वर रहित हो गया। क्या हो गया? स्वर रहित, यानी कि बिना स्वर का। अब ये देखिए क प्लस अ, हमारा ये आ गया क। अब यहां पर हमारा जो है हलंत वाले अक्षर के साथ यानी कि वर्ण के साथ अ जुड़ गया, यानी कि स्वर जुड़ गया, तो ये हो गया हमारा क। स्वर सहित, स्वर जुड़ गया तो इसका हलंत हट गया। अब यहाँ हमारे पास स्वर नहीं जुड़ा था, इसलिए यह स्वर रहित था। यह भी स्वर रहित है। अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। अन्य उदाहरण के लिए जैसे ग नीचे हलंत लगा दीजिए, ये हमारा स्वर रहित है। प नीचे हलंत लगा है, ये फिर स्वर रहित है। अब हम इसको स्वर सहित कैसे करेंगे? स्वर सहित करने के लिए प हलंत प्लस अ या अन्य मात्रा जो भी आप लगाना चाहते हैं, इसको ओ की करनी है तो ये बन जाएगा पो। अब ये हमारा स्वर हो गया। जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं हमारे स्वर सहित होते हैं। अब व्यंजन को हम कैसे लिखते हैं? स्वरों के साथ लिखते हैं, क्योंकि च, छ, प, फ, ब, ग ये सब क्या है? स्वर सहित, क्योंकि इनमें हमने बोल कर देखिए आप, च अ की आवाज आ रही है, स्वर है। चो ओ की मात्रा लग गई, ओ स्वर है। तो स्वर सहित होते हैं। जब भी हलंत लगता है तो यह स्वर रहित होते हैं। तो ये समझ आया आपको कि हलंत का प्रयोग करके हमने इसको कैसे स्वर रहित बनाया और बिना हलंत से इसको हमने कैसे स्वर सहित बनाया। ये जो व्यंजन स्वर हमारा टॉपिक है, वर्ण विचार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे हिंदी व्याकरण का। इसको बहुत ध्यान से समझना होता है। आपका लाइफ टाइम चलने वाला टॉपिक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कोई भी एग्जाम होता है आपका, उसमें इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, हमारे अयोग वहा पर। अब आया है हमारा अगला टॉपिक अयोग वहा। हमने पढ़े थे ना स्वर, व्यंजन, और हमारा तीसरा था अयोग वहा। अब अयोग वहा क्या होता है? हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो ना स्वर हैं और ना व्यंजन। कुछ ध्वनि ऐसी होती हैं, वर्ण यानी इकाई कुछ ऐसी होती हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, किंतु जिनके प्रयोग से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। एक तो अर्थ बदलता है और उच्चारण बदलता है, तो ये क्या बोलते हैं? अयोग वहा। जिनके प्रयोग से शब्दों का अर्थ और उच्चारण बदल जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोग वहा कहते हैं, क्योंकि ये अ के योग से ही वहन करते हैं। ये अ के योग के बिना प्रयोग ही नहीं होते हैं। इनका प्रयोग अ के साथ ज्यादा किया जाता है, अर्थात इनका उच्चारण अ के बिना संभव ही नहीं है। वही जैसे बताया ना कि बिना अ के इसका प्रयोग संभव नहीं है, तो बिना अ के इसका उच्चारण भी संभव नहीं है। इसलिए इन्हें अंग, अंग, अह के रूप में लिखा जाता है। इसके 3 रूप हैं। कौन कौन से हैं जान लेते हैं। नंबर 1 अनुस्वार यानी कि अंग, इसका चिन्ह क्या है? अंग की बिंदी। अनुनासिक, इसका चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु। विसर्ग, इसका चिन्ह बिंदु को, इसका चिन्ह क्या है? विसर्ग यानी कि 2 बिंदी। अब देखते हैं कि हम इनका उच्चारण कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि ये इसका अनुस्वार का चिन्ह है। अब इसके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती है। क वर्ग से प वर्ग तक के सभी वर्गों का अंतिम व्यंजन अण, इय, अण, न, म अनुस्वार में बदल जाता है। मतलब जो हमने व्यंजन पढ़े थे, अभी हमने यहाँ पर व्यंजन पढ़े हैं, इनका जो अंतिम वर्ण है ये अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, कैसे बदलता है अब देखिए। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे बदलता है। यदि इनके बाद इन्हीं के वर्ग का कोई वर्ण हो, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है इनके बाद इन्हीं के वर्ग, जैसे गंगा, गंगा आया। अब गंगा अण में कैसे बदल गया? गंगा, गंगा कौन से वर्ग में आ रहा है? कै वर्ग में आ रहा है। गंगा, गंगा आ रहा है हमारा कै वर्ग के तीसरे वर्ण में। तीसरा वर्ण है ग, तीसरा वर्ण ग है। अब गंगा, अंग, अण, अण, कौन सा अण?
कौन सा अण? ये वाला अण। अब तो यह ऊपर किस में बदल गया? अंक की बिंदी में बदल गया, ऐसे। फिर और बताइए क्या देखते हैं नेक्स्ट हम? अनुनासिक। अगर इसका और उदाहरण हमने कोई देखना है तो देख लेते हैं। च छ ज झ इया, चंदा देखते हैं एक बार। चंदा, चंदा, च छ ज झ इया। अब जो इया है वो हमारा अंक की बिंदी में बदल गया, यानी कि अनुस्वार में बदल गया। उसके वर्ण का, च वर्ग का अंतिम वर्ण, अंतिम यानी कि इया हमारा बिंदु में परिवर्तित हो गया, चंदा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आता है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु। यह हिंदी की एक विशेष ध्वनि है जो संस्कृत में नहीं है, जैसे पाव, चांद आदि। पाव, अब मुंह खुल रहा है और नाक से भी आवाज आ रही है इसकी, आप खुद बोलकर देखिए, आपको पता लग जाएगा। चांद, जब नाक से भी आवाज आ रही है, आपका मुंह भी खुल रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा यहाँ पर उच्चारण हो रहा है और कौन सा चिन्ह यहाँ प्रयोग किया जाएगा। अगला आता है हमारा विसर्ग। अब विसर्ग को हम कैसे दर्शाते हैं? दो बिंदु की मदद से। इसका उच्चारण ह की भांति होता है, मतलब जो उच्चारण है इसका उच्चारण करते समय ह की आवाज आती है। इससे संबंधित कुछ शब्द हैं, देखिए यहाँ पर, जैसे प्रातः, तह, ह की आवाज आई लेकिन हमने लगाया यहाँ पर विसर्ग चिन्ह। अतः, यहाँ पर हमने लगाया विसर्ग चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ है प्राय, फिर हमने यहाँ लगाया विसर्ग चिन्ह। बोलते हैं हम इसको ह, लेकिन लगाते हैं हम इसको विसर्ग में। तो अब हमारे व्यंजन के, स्वर के और वर्ण के इस वर्ण विचार के पाठ में से 3 टॉपिक क्लियर हुए हैं, जैसे स्वर, व्यंजन, अयोग, वाहक के रूप। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।